देखिए कल हम क्या देख रहे थे भाई, जीवन की उत्पत्ति, और वो कौन से बेस पे देख रहे थे, रासायनिक इवोल्यूशन देख रहे थे, रासायनिक विकास। यानी कि जीवन की उत्पत्ति हम देख रहे हैं, लेकिन कौन से बेसिस पे, रासायनिक विकास, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन देख रहे थे हम लोग। ठीक है, अब केमिकल इवोल्यूशन में हमने इतना तो समझ लिया है कि 5 स्टेप थे। उस 5वें स्टेप में हमने यही चीज देखा कि सर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता जा रहा है, लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि धीरे धीरे हम कह देंगे कि अब लाइफ आ गया हमारे अर्थ पे। ठीक है, और वो सब कुछ की शुरुआत कहां से हुई है, केमिकल से हुई है, इसलिए क्या बोला इसको, केमिकल इवोल्यूशन या रासायनिक विकास बोला। सबसे पहले कौन सी अवस्था आई थी सर, परमाणु अवस्था आई थी, जिसको हमने क्या बोला था, एटॉमिक फेज बोला था। या हम ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर क्या आए होंगे, एटम्स आए होंगे, परमाणु आए होंगे, और ये परमाणु आपस में अभिक्रिया किए होंगे, रिएक्ट हुए होंगे, तब जाके क्या बना होगा, फिर अणु बना होगा, यानी कि मॉलिक्यूल बने होंगे। ठीक है, अब जब ये मॉलिक्यूल भी आपस में क्या करेंगे सर, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपाउंड बना था उसको क्या बोला था, अर्ली कंपाउंड बोला था, या प्रारंभिक क्या बोला था उनको, प्रारंभिक कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो वो क्या बना था सर, सबसे पहला क्या बना था, CH4। दूसरा क्या बन गया था हमारा, HCN। चलो इसको भी लिख लेते हैं कि सर यहाँ पे कौन कौन था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, और ऑक्सीजन, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन था, हाइड्रोजन था। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल बना वो कौन बना था, H2O बना था, उसके बाद NH3 बना था। चलो ठीक है, चौथे नंबर पे दिखा दिया कि ये कौन है हमारे, तो प्रारंभिक स्टेज में आने वाले कौन थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक पदार्थ थे। चौथा, जब इन्हीं से आगे चल के क्या बनाया था सर, सरल कार्बनिक पदार्थ बनाया था, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। वो सब क्या क्या चीजें थी, जैसे आपका अमीनो अम्ल था, और क्या था, जोर से बोला, वसा अम्ल, और शर्करा, और अल्कोहल, और चलो याद तो रखा कि देख देख के सब कह रहा है जी। चलो फिर उसके बाद इनमें भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तब जाके क्या बन गया, ये एकदम से जटिल बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इतना तो पता है कि सर अमीनो अम्ल यदि कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ये वसा अम्ल के साथ एक और चीज आता है, कौन, ग्लिसरॉल। तो ये यदि मिक्स कर जाएंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, लिपिड बन जाएगा। उसके बाद ये जो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये मोनो है, अगर इनको करेंगे तो क्या बन जाएंगे, पॉलीसेकेराइड्स बन जाएंगे। तो ये पॉलीसेकेराइड्स बन जाएंगे, फिर कीटोन वगैरह, अल्कोहल वगैरह, आगे जाके और भी केमिकल्स। ठीक है, तो ये एक स्टेज देखा था हमने कि इस तरीके से सब कुछ हो रहा है। बट ये सब कुछ समझने के बाद, ये सब कुछ कहां पे पढ़ा था, मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ये आधुनिक तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, इस बात को हम समझ रहे थे। ये किसका थियरी है, ओपेरिन और हेल्डिन का। ठीक है, कह तो दिया, माने कैसे, हमें क्या चाहिए भाई, प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए। अब इसको प्रमाणित किसने किया था, मिलर ने। ठीक है, स्पेशली मिलर का नाम आता है, इनके साथ इनके एक टीचर भी थे जिनका नाम है यूरो। मिटाएंगे सब कुछ, इसी बीच में महासागर भी बनाए थे ना, पानी वगैरह, वो भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, चलो अब देखते हैं आगे क्या करने वाले भाई मिलर। उन्होंने लिया एक कांच का फ्लास्क, चलो एक तरह का हमने सिस्टम तैयार किया। अब वो सिस्टम क्या है, समझने का काम करिएगा, देखिएगा। सर ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, 2 कांच का फ्लास्क ले लिया, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर। करना क्या है इनको, तो सबसे पहले इन्होंने इस वाले फ्लास्क में क्या क्या चीजें डाली, देखिए CH4 रेशियो
NH3, ठीक है, अरे H2O यहाँ ना दिख रहा तुमको? H2O पानी ना दिख रहा है। अरे अभी तो बता रहे ना कि क्या क्या चीजें हैं, वो देखो, ठीक है। अब सुनना, इन तीनों को यदि हम कहें, ये हाइड्रोजन एक रेशियो है, इनका रेशियो याद रखिएगा, 2:1:2। नहीं अभी ठीक है, हाइड्रोजन ही है वो, लिख लो चलेगा। चलो 2:1:2 ये रेशियो पूछा जाता है कि मिलर ने अपने थियरी में इस बात को समझाने के लिए, किस चीज को हम समझ रहे हैं कि जो पीछे अभी 5 चरण दिखाया आपको ना, ये ऐसे ऐसे बना होगा, उसी चीज को साबित करना है और इसी थियरी पर साबित हो जाएगा, ठीक है। तो साबित करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीजें लिया था, इन तीनों चीजों का प्रयोग किया था, जिसमें से उम्मीद करते हैं बता पाएंगे। ये CH4 कौन से चरण का है? वेरी गुड, प्रारंभिक कार्बनिक पदार्थ चरण के हिसाब से गए तो तीसरा चरण है ना। ये NH3 कब बना था, कौन से चरण में बना था? अमोनिया कौन से चरण में बना था? दूसरे चरण में, क्या नाम है उसका? दो बुड़बक कहीं की, कहा था? परमाणु अवस्था था ना। वाह 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 वाह, हाँ हाँ सर, परमाणु अवस्था। परमाणु अवस्था पहला ना था जी, अणु न है ही है। देखो इन दोनों को लिया कहां से? सर ये दूसरी अवस्था के हैं, ठीक है ना। ये है कौन? आपके अणु अवस्था से लिए गए। ये अब ये कहोगे सर ये H2 कैसे आ गया मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो सर अगर हाइड्रोजन को जोड़े तो क्या बनेंगे? 2 हाइड्रोजन एक एक करके क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो परमाणु क्या, अगर मैं लिखूं 1 तो क्या हो जाएगा? ये 1 हाइड्रोजन 1 परमाणु है, एक और जोड़ा तो क्या हो जाएगा सर? 2। चलो उसको दूर रखो उससे, ले भाई समस्या हो रहा है तो इसको इसके साथ ऐड कर लो, काय टेंशन में आते हो ज्यादा। लो इसको भी 2 पार्ट में कर दो। सर ये आ गया कौन सी अवस्था से? दूसरी अवस्था से। ये कौन सी अवस्था से? पहली अवस्था से, ठीक है। और ये हो गया आपका तीसरी अवस्था से, ठीक है। चलो प्रेशर खत्म करना है, तो एक एक अवस्था से हमने उठा लिया, तीनों को यहां पर डाला। एक रेशियो याद रखना है कि कौन से रेशियो में लिया है, 2:1:2। दिमाग में रहेगा कि 2:1:2, लेकिन ध्यान देना कि एग्जामिनेशन में पहले CH4 दिया है ना। अगर ये रेशियो चेंज कर दिया, NH3 रेशियो CH4 रेशियो H2, तब रेशियो बदल जाएगा आपका ना। तो वो ध्यान में रखना होगा कि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। और हर बार में आपके दिमाग में बैठा रहता है 2:1:2 और ऑप्शन में भी रहेगा 2:1:2। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये सब कुछ लाके डाल दिया यहाँ पे। क्या क्या डाल दिया हमने भाई? CH4 को डाल दिया, उसके बाद NH3 अमोनिया को भी डाल दिया, उसके बाद हाइड्रोजन को भी डाल दिया। चलो ठीक है। अब क्या हो रहा है, ध्यान देना सर, यहां पे ये जो इलेक्ट्रोड लगाया है ना, ये कौन है? इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहां इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव नेगेटिव क्या करना है? करंट सप्लाई देना है। काहे करंट सप्लाई देना है? क्योंकि उस समय जब की ये बात है कि जब हमारा पृथ्वी बन रहा था या पृथ्वी बन चुका था, उस पर लाइफ आने की बातचीत चल रही थी, उस समय तापमान पृथ्वी का बहुत ज्यादा था, लगभग 700 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा था, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ पे 800 लेकर के आने वाले हैं हम, टेंशन नहीं लो। 700 डिग्री से ज्यादा बोला है, सोचते नहीं हो, ठीक है। तो वही चीज हमको यहाँ पे क्रिएट करना, वही चीज करके देखना होगा, ठीक है। अब ऐसा तापमान उतना ज्यादा काहे था? क्योंकि उस समय यूवी लाइट डायरेक्टली प्रवेश करता था। दूसरा चीज, ओजोन लेयर नहीं था। तीसरा चीज सर, ज्वालामुखी वगैरह बहुत ज्यादा फटता था, जिस कारण से तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा है। तो हमने पहली अवस्था को ले लिया, दूसरी अवस्था को भी ले लिया, तीसरी अवस्था को भी ले लिया, सबको एक जगह पे डाल रखा है, ठीक है। और यहाँ पे तापमान हमें कितना कर देना है? 800 डिग्री सेल्सियस। तो मिलर ने कितने तापमान पे काम किया था? 800 डिग्री सेल्सियस। अब इतना तापमान बनाया कैसे उन्होंने? इलेक्ट्रिक की मदद से बनाया, ठीक है। यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, प्लस माइनस आपस में बार बार टकरा रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है। जब प्लस माइनस आपस में टकराएगा तो क्या होगा सर? उष्मा बनेगा, हीट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हीट लगभग कितना है? 800 डिग्री सेल्सियस। ये चीज आपके बुक में मेंशन होगा। दूसरा कि सर ये तापमान हमने बनाया कैसे, इतना टेम्परेचर आया कैसे, उसके लिए इस्तेमाल किया गया किसका? वोल्टेज का। और वो वोल्टेज आपके बुक में मेंशन नहीं होगा, आई थिंक, याद रखिएगा 75,000 वोल्टेज।
75,000 वोल्ट का इस्तेमाल किया था 800 डिग्री सेल्सियस को बनाने के लिए। ठीक है, चलो। और इधर क्या कर रहे हैं सर, पानी रखा, इधर पानी को गर्म कर रहे हैं, इधर से क्या जा रहा है, वाष्प जा रहा है। इसकी भी तो कमी है ना, अनुमान में तो यही लेके चले थे ना कि सर पहली अवस्था दूसरी अवस्था को बनाती है, फिर दूसरी तीसरी अवस्था को बनाती है, उसमें वाष्प भी है, वाष्प भी मदद करता है। तो हमने क्या किया, सब कुछ उठाया एक जगह पे डाला, उसके बाद वाष्प भी भेज दिया। ठीक है, अब तो मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए सब कुछ। यहाँ पे क्या क्या बनना चाहिए सर, चौथी अवस्था बननी चाहिए, उसके बाद क्या बननी चाहिए, पांचवी अवस्था ही बननी चाहिए। और अगर बन जाए तो कह देंगे कि भाई साहब आपके ओपेरिन और हेल्डिन ने जो भी बातें बताई है वो सब कुछ सही। डन। चलो, ये काम कौन कर रहा है, मिलर। मिलर ने इस सब कुछ को कर लिया, सारा कुछ इधर पैकिंग लगा के रखा है। ठीक है, अब ठीक 18 दिन के बाद, याद रखिएगा, ये सब कुछ करने के 18 दिन के बाद वो आ करके चेक किए। अब आउटपुट यूनिट ये है आपका। ठीक है, तो इस जगह पे गाढ़ा लाल रंग का तरल मिला। कब, 18 दिन के बाद। अब उस तरल को क्या करना है, चेक करना है क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जब उन्होंने चेक किया तो इसके अंदर बहुत सारा क्या क्या मिल रहा है, देखो अमीनो अम्ल मिल रहा है। ठीक है, अब अमीनो अम्ल में जब चेक किया था उन्होंने, 3 अमीनो अम्ल इनको मिला था, मेंशन तो नहीं है, याद आ रहा है कुछ, एस्पार्टिक, AAG, एक था शायद एल्बुमिन, अमीनो एसिड, दूसरा एस्पार्टिक अमीनो एसिड, और तीसरा था ग्लूसीन अमीनो एसिड। चलो ये आ गए हमारे कुछ। ठीक है, उसके बाद सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो क्या समझ में आया यहाँ पे सर, ये हमने तो डाला था पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। अब इनको जब हमने तापमान दे दिया 800 डिग्री सेल्सियस, तो इन्होंने क्या बना दिया, तो हम जब यहाँ पे देखें मिलर, ये जो लाल पदार्थ मिला, जब इसको एक एक को चेक किए तो यहाँ पे सर दोनों चीजें मिल रही थी। क्या क्या मिल रही थी, तो सिंपल वाला भी मिल रहा था, यानी कि सरल कार्बनिक पदार्थ भी मिल रहा था, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाला भी मिल रहा था, यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ भी मिल रहा था। यानी कि यहाँ पे प्रोटीन वगैरह भी आप कह सकते हो कि सर प्रोटीन मिल रहा था, और भी बहुत सारा प्रकार का अमीनो एसिड मिल रहा था। उसके बाद और क्या क्या चीजें मिल रहा था, पॉलीसैकेराइड मिलेगा, और क्या मिलेगा, लिपिड्स मिलेगा। कुल मिला जुला के सीधा सीधा कि सर सरल कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ जटिल कार्बनिक पदार्थ भी मिला। इससे ये प्रमाणित होता है कि जो भी ओपेरिन और हेल्डिन ने बताया है आज के आधुनिक विकास के दौरान कि सबसे पहला जो पृथ्वी पर जीवन आया है वो रसायनों के वजह से आया है। सबसे पहले परमाणु थे, परमाणु ने मिलकर के अणु बनाया, यानी कि एटम्स ने मिलकर के मॉलिक्यूल बनाया। उस मॉलिक्यूल ने सबसे पहले क्या बनाया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, CH4, और कौन बना आपका HCN, ठीक है, वो बना। फिर वो सब आपस में रिएक्ट किए तो क्या बना, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, सरल कार्बनिक पदार्थ बना। वो सब और आपस में रिएक्ट किया तो जाके क्या बना, कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ बना। अब ये सब कुछ करने के लिए हमने एक चीज देखा था कि सर बीच में पानी का सपोर्ट मिल रहा था, वाष्प का सपोर्ट मिल रहा था, और ऊर्जा के रूप में कौन था, टेम्परेचर था। वो सारा कुछ को हमने एक जगह पे डाल दिया उनके कहने के अनुसार, जो कि कहां पर था, महासागर में सब कुछ हो रहा था कम। सर महासागर बन चुका था, उसी महासागर में, तो उस वाले फ्लास्क को मान सकते हैं कि सर एक महासागर है जहां पे सब कुछ हमने डाल दिया है। अब क्या देना बाकी है, दो चीज, वाष्प देना बाकी था, साइड से क्या भेज दिया, वाष्प भेज दिया, और क्या बाकी रह गया, टेम्परेचर, तापमान, वो हमने तापमान वहीं पे बना दिया। जब इतना सब कुछ हो गया तो ठीक 18 दिन के बाद जब उन्होंने अपने आउटडोर यूनिट को चेक किया तो वहां पे गाढ़ा लाल रंग का तरल पदार्थ मिला। जब उसको चेक किया तो उसमें सरल कार्बनिक पदार्थ भी था और जटिल कार्बनिक
पदार्थ भी था। इससे यह साबित होता है कि यदि जो कहा गया है पीछे कि इतने तापमान पर परमाणु बने, फिर क्या बने, अणु बने, फिर क्या बने, आपके प्रारंभिक स्थिति वाले कार्बनिक पदार्थ बने, फिर सरल बने, फिर जटिल बने, इसका मतलब सारा का सारा कहा गया एक एक चीज क्या है, सत्य है। मिल गया प्रमाण, खत्म। खत्म ये नहीं हुआ, खत्म बस ये हुआ है रासायनिक विकास खत्म। अभी क्या बाकी है, जैविक विकास। ये 3 प्रकार के अमीनो अम्ल बने थे आपके। AAG इसका तरीका है याद करने का, याद कर लो तो। एस्पार्टिक अम्ल, एल्बुमिन, अरे बाबा एलानिन है जी, एलानिन, ठीक है। एस्पार्टिक अमीनो एसिड, उसके बाद एलानिन, उसके बाद ग्लूसिन, ये 3 प्रकार के बने थे क्या, अमीनो अम्ल। उसके बाद इसमें आपको जैसे ऑक्जेलिक अम्ल याद है किसी को, लिखते हैं यहाँ पे, जैसे क्या क्या चीजें सर, लिपिड हुआ, पॉलीसेकेराइड हुआ, प्रोटीन हुआ, उसके बाद लिख सकते हो क्या, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, तो आपके क्या बन गए सर, ये सारे के सारे जटिल है, ये कॉम्प्लेक्स है। इधर जो दिखाया ये क्या है, सिंपल है। कुल मिला जुला कर ये हमें प्रूफ मिल जाता है कि नहीं ऐसे ही काम हुआ होगा बहुत साल पहले। कब कब कब, कितना समय पहले, लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले, क्योंकि उसी समय क्या आया था, जीवन धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू हुआ था। हालांकि वास्तविक में 400 करोड़ पहले शुरू हुआ था, आ नहीं गया था। आने की अगर बात करेंगे कि कब तक आ चुका था, तो लगभग आज से अगर हम जोड़े तो 300 करोड़ वर्ष पहले हमारे पृथ्वी पर जीवन आ गया। बात समझ में आया? इसकी शुरुआत कब हो गई थी, 400 करोड़ साल पहले। रासायनिक विकास खत्म हो गया, इसके प्रमाण भी देख लिया, प्रूफ भी देख लिया। चलिए अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जैविक विकास। जिसमें भी सबसे पहला क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, प्रोटोबायोंट। ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट। देखिए पहले तो हमें यह समझना है, बाद में देखेंगे कि प्रोटोबायोंट कैसे बना, क्या हुआ, वो सब कुछ देखेंगे। फिलहाल कि सर ये प्रोटोबायोंट है क्या, ठीक है, तो पहले तो है क्या वो भी देखेंगे कुछ देर बाद। पहले इस प्रोटोबायोंट के और 3 को नाम है, ठीक है। सबसे पहला नाम कोसरवेट, दूसरा नाम माइक्रोस्फेयर, तीसरा नाम वेसिकल, ठीक है। ये 3 नाम हैं, एक ही चीज के 3 नाम है, ठीक है। जिसमें कोसरवेट नाम दिया था ओपेरिन ने, शायद लिखते हैं, देखें गड़बड़ होगा तो सही करेंगे। माइक्रोस्फेयर नाम दिया था फॉक्स ने, वैज्ञानिक का नाम ही है फॉक्स, ठीक है, हाँ लोमड़ी वैज्ञानिक, जो समझना है समझ लो। और वेसिकल नाम दिया था डीमर ने। ये तीनों नाम जरूर याद रखिएगा, एक बार जरा चेक कर ले, हाँ ठीक है, ओपेरिन सही है। चलो क्या हुआ कि सर ये प्रोटोबायोंट जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये प्रोटोबायोंट की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, उससे पहले देखा कि सर इस प्रोटोबायोंट के और 3 नाम है। कोसरवेट किसने नाम दिया, ओपेरिन ने, ठीक है।
यानी कि इस प्रोटोबायोंट के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक ने खोज किया, जिसने जिसने खोजा उसका अलग अलग नाम रख दिया। ओपेरिन ने भी खोजा प्रोटोबायोंट को, क्या नाम रख दिया? कोसरवेट। आपके फॉक्स वैज्ञानिक ने भी खोजा, उसने क्या रखा नाम? माइक्रोस्फेयर। उसके बाद डीमर ने भी खोजा, क्या नाम रखा? वेसिकल। तो नाम भले अलग अलग है, बाकी वो सारे के सारे नाम इसी चीज के हैं। तो पहले ये नाम खत्म कर लिया, उसके बाद बढ़ते हैं कि ये है क्या। मिटाएं ये तीनों, जल्दी लिखो। चल, अब अभी तक हमने क्या क्या खत्म किया था? अभी तक जस्ट हमने क्या खत्म किया? केमिकल इवोल्यूशन। और केमिकल इवोल्यूशन लास्ट हमने कहां तक देखा था कि सर महासागर था, और इस महासागर में बहुत सारी चीजें थी। वो पांचों की पांचों अवस्था हमें देखने को मिल रही थी, है ना? परमाणु थे, अणु थे, प्रारंभिक वाले कहीं ना कहीं कार्बनिक पदार्थ थे, सरल वाले थे, फिर कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल वाले भी थे। मेनली हम कुछ चीजों को लेके चलते, जैसे सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल। चल, हाय, लिपिड कैसे लिख दिए? अंत में नहीं बनेगा, जटिल में ही। कार्बोहाइड्रेट बोला है, बढ़िया से सुनती ना हो। चलिए बंद। सर कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या? पॉलीसेकेराइड में आते हैं ये लोग, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड मिल रहे हैं, उसके बाद प्रोटीन्स मिल रहे हैं, फिर क्या मिल रहे हैं? लिपिड मिल रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ इसी पानी में थे, जहां पे भाई महासागर में, ओशियंस में थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे, अभी तक क्या हुआ था? धीरे धीरे यहां तक पहुंचे हम लोग, जटिल कार्बनिक पदार्थ तक धीरे धीरे पहुंचे। कहां से शुरू किया था हमने? परमाणु से, एटम से शुरू किया था, ठीक है। यहां पहुंच चुके हैं जटिल वाले तक। अब ये क्या हो रहे हैं कि सर सारे के सारे ना एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पानी में ही है, सब कुछ मिल रहा है पानी में। ये सब कुछ एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे, और आए इतने नजदीक आए कि सर एक बूंद का निर्माण कर दिया। सुनो फिर से कि सर ये सारे के सारे जितने भी, हाँ, अरे बूंद बोला, पानी की बूंद थोड़ी बोला मैंने, बूंद बोला। ऐसा बोला कि पानी की बूंद नहीं ना। फिर परेशान नहीं होया करिए, आराम से सुनिए। क्या हुआ कि ये सब लोग मिल करके एक ऐसी बूंद का निर्माण किया जिसके अंदर ये सब कुछ समा गए, या फिर ऐसा कहो कि ये सारे लोग मिलके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब कुछ मिल करके सर एक जगह ऐसे जुटे, इनके वजह से एक ऐसी बूंद बनी जिसको हम कहते हैं क्लोवाइडल बूंद। हाँ, क्लोवाइडल। क्लोवाइडल बूंद, ठीक है। ये थोड़ा सा पानी से हटके होता है, ज्यादा उस पर खर्चा नहीं करना दिमाग। बस सर एक पानी के जैसी एक बूंद बनी है, पानी नहीं है, पानी के जैसी एक बूंद बनी है, जो कैसे बनी है? इन सभी लोगों के मिलने से बनी, ठीक है। इसी का नाम है क्या? प्रोटोबायोंट। अब नाम तो दे दिया प्रोटोबायोंट, कुछ इसकी क्वालिटी भी होगी। ध्यान दीजिएगा क्या क्या फिर से। सर ये सब कुछ महासागर में मिल रहे थे, सारे लोग मिले, एक ऐसी बूंद का निर्माण किया जो एक प्रकार की क्लोराइडल बूंद थी, जिसका नाम रख दिया क्या? प्रोटोबायोंट। अब प्रोटोबायोंट इतना अच्छा नाम रखा है, कुछ तो इसकी क्वालिटी होगी। क्या आवाज कर रहे हैं जी? है? पीछे से आवाज आ रहा था। रूम के अंदर आवाज आ रहा है। छोड़ो, अरे छोड़ो, चलो आगे। अब इस प्रोटोबायोंट की बच्चा कुछ खासियत देखते हैं। सर ये बूंद है वो, अरे डिस्टर्ब कर रहा है, देखते बाबू, देखते बाहर कोई है क्या? डांट उसको, जाओ, दिमाग खराब करेगा। अंदर से ही आवाज आ रहा है। ये तो चूहा होगा, कल को हत्ते को चूहा दिखा था। सही बता रहे हैं। अरे तू अब लाइट जला के खोज रहा है उसको। काउंटर पे एक दो पैर से मार दो,
शांत हो जाएगा वो। चला जा, बैठ जा। चलो देखो ये कौन है सर, प्रोटोबायोंट है ये, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया कि बना कैसे है। इन सब के समूहन से, इस सब के मिलने से एक ऐसी बूंद बनी है जिसको हमने नाम दिया गया प्रोटोबायोंट। अब इस प्रोटोबायोंट की बच्चा कुछ खासियत है, कुछ लक्षण है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो एक वर्ड लिख रहा हो जानते हैं, बडिंग, कलिका, इसको कहते हैं मुकुलन। बडिंग प्रक्रिया है, और जो आपने कलिका बोला उसको बोलते हैं मुकुल, बर्ड बोलते हैं, केवल बोलते हैं बीयूडी, बर्ड, बर्ड माने मुकुल। इसी में होगा, ये एक प्रक्रिया है जिससे कली का निर्माण होता है, वो बात हमने बोला। अब ये बडिंग की जो क्षमता होती है, ये नॉर्मली बैक्टीरिया वगैरह जब हम देखेंगे तो उनमें क्या होता है कि सर ये एक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। अब बैक्टीरिया जनन कैसे करते हैं, नॉर्मली कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि सर इनके बाहर ना कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। कुछ देर के बाद और ये स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा, धीरे 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 करके ये और बड़े होंगे और बड़े होंगे और बड़े, और फाइनली इस शरीर से अलग हो जाएगा। अब कितना शरीर हो गया सर, 2 शरीर हो गया। एक तरह का रिप्रोडक्शन दिख रहा है क्या ये, और ये रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो कौन सा मोड है, बडिंग है, ठीक है। तो ठीक ऐसी ही क्षमता आ चुकी थी किसके अंदर, प्रोटोबायोंट के अंदर। ये प्रोटोबायोंट जो है क्या कर रहा था, कलिका का निर्माण कर रहा था। ये अपने बूंद से, अपने इस क्लोइडल बूंद से इस प्रोटोबायोंट के पास ऐसी क्षमता आ गई कि ये क्या करने लगा, मुकुलन करने लगा, यानी कि अपने बाहर स्ट्रक्चर बनाने लगा इस तरीके से, और धीरे धीरे करके क्या हो गया, इससे अलग हो गया। क्या हम कह सकते हैं कि सर एक तरीके से ये तो जनन कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है सर, बडिंग हो रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, ठीक है। जनन तो चलो कह दिया कि जनन कर रहा है, संख्या बढ़ा रहा मतलब जनन कर रहा है। क्या इसमें जीवन दिखा हमको, ये है प्रोटोबायोंट, ठीक है। प्रोटोबायोंट कैसे बना है, क्या हुआ है, ये हमने देखा है। प्रोटोबायोंट में एक क्षमता आ गई, क्या करने की क्षमता आ गई, अपनी संख्या बढ़ाने की क्षमता आ गई। कौन से विधि से, कौन सी प्रक्रिया से, बडिंग से, यानी कि मुकुलन से। सर वो अपनी संख्या बढ़ा रही थी। इसके अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है जरा देखो तो। सर कार्बोहाइड्रेट है ना। अच्छा छोड़ो, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को छोड़ देते हैं। मोस्टली इस प्रोटोबायोंट की अगर हम बात करें तो मोस्टली इसमें क्या चीज था, 2 चीज, न्यूक्लिक एसिड और दूसरा था प्रोटीन। प्रोटोबायोंट में जीवन दिखा। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, तो क्या मैं इसको न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना बोल सकता हूं? हंसने के पीछे रीजन है, न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना मिल गया। ठीक है, यहां तक की बात दिमाग में जरा डालो। अब रही बात कि जीवन दिखा कि नहीं दिखा, वो इसको मिटाने के बाद आपको बताते हैं। ठीक है, हंसी इस बात पे आएगा बताएंगे कि किस बात पे हंसी आ रहा है। इसको अभी हटा दो, ये हटा दो, इसके लिए नहीं है, ये ईओबायोंट में आएगा। ईओबायोंट इसके बाद जस्ट आएगा, ये छोड़ दो अभी इसको, मिस्टेक हो जाएगा। 4 चीज यहां दिखाया, नीचे 2 ही चीज कैसे दिखाएंगे। यहां तक की बात कि क्या हुआ, प्रोटोबायोंट में क्षमता है बस केवल एक चीज आने की, क्या है, तो सर मुकुलन कर लेगा। मिटाते हैं इसको, तुरंत बताते हैं, समझ में आएगा। मिटाएं, चल अरे कुछ नहीं था पृथ्वी पे, अब इतना कुछ आ गया है कि कम से कम एक ऐसी बूंद है जो क्या कर रही है, खुद का रेप्लिकेशन कर रही है, ऐसा कह सकते हैं कि खुद की प्रतिकृति कर रही है। चलो, कौन था वो, प्रोटोबायोंट। पहला देखा आपने प्रोटोबायोंट, इसमें एक क्षमता आ गई है क्या करने की, मुकुलन करने की, बडिंग करने की। क्या हम कह दें कि इसमें जीवन हमको देखने को मिल गया? आप ही बताइएगा, पहले यहां देखिए सर, जीवन का मतलब क्या है। यदि आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, क्या है जीवन, बताइए जीवन क्या है? अरे बोलो,
जीवन का अगर परिभाषा देना हो तो क्या दे पाओगे? देखो सर, एक कोशिका है, ठीक है, और इसके अंदर यदि मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उपापचय क्रिया चल रही है, ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे? सीधा सीधा कि सर इस कोशिका में क्या है? जीवन है। तो जीवन का सीधा सीधा अर्थ है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। दूसरा चीज कि सर ये उपापचय अभिक्रिया कर रहा है तो अपने अंदर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, ठीक है। कार्य करेगा तो क्या करेगा? वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा। जब ग्रोथ भी कर रहा है, कार्य भी कर रहा है, उपापचय क्रिया भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर क्या करेगा सर? जनन करेगा, ठीक है। जनन करेगा मतलब क्या करेगा? अपनी संख्या बढ़ाएगा, ठीक है। अब ये कोशिका बहुत सारी चीजों से बना होगा सर। कार्बोहाइड्रेट होगा, बिल्कुल होगा। लिपिड होगा, होगा। न्यूक्लिक अम्ल होगा, बिल्कुल होगा। प्रोटीन होगा, होगा सर, वो सारा कुछ है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का तो कोई खास लेना देना अभी नहीं है, लेकिन सर ये जो न्यूक्लिक एसिड है, अभी हमें यो नहीं पता, अभी तो कोशिका बना ही नहीं है, तो ये भी नहीं कह सकते। बस इतना जानकारी है हमको कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का है, डीएनए और आरएनए। अब इसमें डीएनए है कि आरएनए है, वो आएगा जैसे जैसे विकास होता जाएगा, देखते जाएंगे। तो कोई ना कोई तो होगा, यहीं पर मिल रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर डीएनए भी हमने कह दिया कि सर ये डीएनए मिल रहा है, तो इसको क्या करना होगा सर? यहाँ पे अपनी संख्या बढ़ानी होगी इस डीएनए को, और बढ़ा करके एक कॉपी इसमें और एक कॉपी, तब बोलेंगे कि सर जीवन है, जीवन दिख रहा है। ऐसा मैंने कुछ बोला है क्या प्रोटोबायोंट में? नहीं बोला। इसका मतलब प्रोटोबायोंट में जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है, अभी तक जीवन रुका हुआ है। हाँ, थोड़े से आगे जरूर बढ़े हैं, है ना। अभी तक हमारे पास केवल जटिल था, यानी कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स संरचना थी। उस कॉम्प्लेक्स संरचना को देखा तो सर सारे के सारे जुड़े आपस में, और कुछ ऐसी बूंदे बना दी जो बूंद अपनी संख्या को बढ़ा सकती थी। हमें जीवन अभी नहीं दिखा, केवल वो संख्या बढ़ा रही है। भाई जीवन का मतलब एक और शब्द है इनहेरिटेंस, वंशागति, है ना। ये शब्द आपने पढ़ा हुआ है, वंशागति, इनहेरिटेंस। फिलहाल अभी चैप्टर खत्म हुआ है हमारा। इसका मतलब क्या है कि सर एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर मान लिया जाए कि इसका आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ कुछ भी हो सकता है, मे बी वो डीएनए या तो वो आरएनए। अब इस पीढ़ी का डाटा इसके अगले पीढ़ी में जाता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वंशागति कहते हैं। यही तो इसका जीवन है, तभी तो इसका अस्तित्व बना रहेगा। और ये चीज, ये लक्षण है क्या प्रोटोबायोंट में? नहीं है, तो अभी अभी जीवन हमें नहीं मिला है ना, जीवन नहीं हुआ अभी। प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब कि सर जैसे जैसे लक्षण कुछ ना कुछ बढ़ते चले जाएं, हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएं, उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव। और यदि हम आगे जा रहे आगे जा रहे आगे जा रहे, 2 स्टेप पीछे आ गए, ये क्या कहलाएगा? रेट्रोग्रेसिव। तो अभी तक जो भी आपने देखा, कहां से? परमाणु से, यानी कि एटम से लेकर के प्रोटोबायोंट तक हर बार स्टेप बेहतर हुआ है क्या? तो यहां तक का जो प्रोग्रेस है वो क्या कहलाता है? प्रोग्रेसिव। यहां से चेंज होगा, रेट्रोग्रेसिव जाएगा, उल्टा होगा। यानी कि अभी तक हमने एक ही चीज देखा है कि सर जो जितना सरल था, अगली बार उतना ही क्या होता चला गया है? जटिल होता चला गया। परमाणु था और जटिल हो गया, क्या बन गया? अणु बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। सर उससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया, क्या बना? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बना सिंपल ऑर्गेनिक, और बना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। ये तो और कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। यानी कि हर बार हर स्टेप में पहला वाला इजी होगा, इससे बनने वाला क्या होगा? ज्यादा ही कठिन होगा वो, ठीक है। तो सर सरल से जटिल बन रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहां तक, कहां तक? प्रोटोबायोंट तक। अब इसका जो अगला स्टेज आएगा ना, वो उल्टा हो। ऐसे प्रोग्रेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव, ठीक है। अब यदि सरल से जटिल बन रहा है सर, ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव। और यदि जटिल से यानी कि कॉम्प्लेक्स से क्या बन जाए? सरल बन जाए, सिंपल बन जाए, तो क्या कहलाएगा? रेट्रोग्रेसिव। आएगा अभी, जस्ट बिठा दें। ये दो को खाली वर्ड लिख लीजिएगा, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव क्या है।
प्रोग्रेसिव जब हमेशा सरल से जटिल बने तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव। और यदि जटिल को पीछे लेकर के आ जाए, उल्टा चला दे, तो क्या बोलेंगे उसको? रेट्रोग्रेसिव। ये रेट्रो वर्ड पहले भी आया हुआ है आपके सामने, रेट्रोवायरस, उल्टा काम किया था उसमें भी ना। रेट्रोवायरस ने आरएनए से क्या बनाया था? डीएनए, इसलिए बोलते हैं उसको रेट्रोवायरस। हो गया? चलो आगे देखो, अगला क्या है? ईओ बायोन्ट, हिंदी में भी क्या है? ईओ बायोन्ट ही है। यानी कि इससे पहले हमने क्या देखा था? प्रोटोबायोन्ट, और अगला क्या है? ईओ बायोन्ट। यहां तक जीवन नहीं मिला हमको, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां तक में क्या था सर? एक ऐसी बूंद थी जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन, ये सब कुछ मिलकर के एक ऐसी बूंद बनी थी जो क्या कर रहे थे? मुकुलन कर रहे थे। बस केवल और केवल मुकुलन कर रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या? इस प्रोटोबायोन्ट में सर आया चेंज, ठीक है। माहौल के हिसाब से, समय के अनुसार धीरे धीरे आया बदलाव। अब इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसने क्या किया? देखो सर, वो बदलाव कैसे आया वो भी समझिएगा। जैसे होते हैं कुछ शर्मीले ना, कुछ शर्मीले लोग अकेले में तो गाना भी गा लें, और जब इस समाज में गाने की बात आए तो बस शर्माने वाली बात। तो यहां पर जो इसका न्यूक्लिक एसिड है वो शर्मीले बच्चे की तरह है। ये चाहता क्या? इसी का काम है ना, क्या करना? प्रतिकृति करना, मतलब कि रेप्लिकेशन करना। ये बड़ी शर्मा रहा था, बस समझे? हमसे नहीं, ये पॉलीसेकेराइड से, लिपिड से बड़ी शर्मा रहा था। है नहीं, अभी ठहर जाओ। लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से ना इसको शर्म आ रहा था, चाहे जो भी आप समझ लो, कि जब तक इसके पास ये प्रोटोबायोन्ट के रूप में था सर, कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड भी था और लिपिड भी था, तब तक ये रेप्लिकेशन नहीं कर रहा था। धीरे धीरे अपने अंदर चेंज लाया, और ऐसा चेंज ला दिया अपने अंदर कि अब दो ही चीज है इसके पास, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब इसे मुझे क्या कहना चाहिए? न्यूक्लियो प्रोटीन बोल देना चाहिए। चलो सर, एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखा मुझे, किसका? ईओ बायोन्ट का, जो कैसा है? न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। अब इसमें दो ही चीज है, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है। सर इसने रेप्लिकेशन कर दिया, बात समझना, क्या बोला? इसने रेप्लिकेशन कर दिया। इसके पास क्षमता थी मुकुलन करने की, ये क्षमता इसके पास भी है, क्योंकि इसी प्रोटोबायोन्ट से ईओ बायोन्ट बना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे पिताजी के पास दो हाथ थे, वो पकड़ने का काम करते थे, हमारे पास भी हाथ आया ना, पिताजी में आया हुआ चेंज मेरे पास पहुंचा ना, मेरे अंदर जो चेंज आएगा मेरी अगली पीढ़ी में जाएगा। वैसे ही ये ईओ बायोन्ट किससे बना? प्रोटोबायोन्ट से। प्रोटोबायोन्ट में कौन सी क्षमता थी? मुकुलन करने की, वो क्षमता इसके पास भी पहुंची। दिक्कत क्या था प्रोटोबायोन्ट में? कि सर ये अपने न्यूक्लिक अम्ल का डुप्लीकेशन नहीं करता था, प्रतिकृति नहीं करता था। लेकिन इस ईओ बायोन्ट ने क्या किया? प्रोटीन को रख लिया अपने साथ, अब बाकी दोनों को हटा दिया। जैसे ही इस पॉलीसेकेराइड को हटाया, लिपिड को हटाया, इसके अंदर मिलने वाला जो न्यूक्लिक एसिड था इसने क्या कर दिया? अपना प्रतिकृति कर दिया। बात कुछ समझ में आई? सर ये न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना जिसका नाम हमने दिया है क्या? ईओ बायोन्ट, इसमें सर्व प्रथम क्या देखने को मिला? जीवन देखने को मिला, यानी कि फर्स्ट लाइफ इज सोन इन वन न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर, दैट नेम इज ईओ बायोन्ट। यानी कि एक ऐसी संरचना में जीवन देखने को मिला जो एक प्रकार का क्या था? न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना था, जिसका नाम दे रखा है हमने ईओ बायोन्ट। ये सवाल आया तो दिमाग में एकदम डाल लीजिए कि सर्वप्रथम जीवन ईओ बायोन्ट में दिखा। और एक बात और, कि कैसा प्रोग्रेस है जी? प्रोग्रेसिव है कि रेट्रोग्रेसिव है? ये रेट्रोग्रेसिव है।
अब बताते हैं कैसे रेट्रोग्रेसिव है। अभी अभी क्या बताया था, प्रोग्रेसिव माने सरल से जटिल। सर देखो ये जटिल था, इसने अपने आप को क्या बना दिया, सरल बना दिया, तो क्या कहलाएगा ये, रेट्रोग्रेसिव। यानी कि एक प्रकार का ऐसा चेंज आया जो कहलाएगा रेट्रोग्रेसिव कहलाएगा। अभी तो समय है ना। हाँ हाँ बिल्कुल मुकुलन ही करेगा, क्योंकि वो लक्षण पीछे वाली पीढ़ी से लेकर के आ रहा है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या था कि ये रेप्लिकेशन नहीं करता था। रेप्लिकेशन नहीं करेगा तो इसके आगे वाले का कोई अस्तित्व है क्या, नहीं ना। तो अब मान लिया जाए कि मैं अगर अपनी पीढ़ी को जन्म दे रहा हूं और मेरा कोई डेटा ही नहीं जा रहा है उसमें, तो कोई लक्षण दिखेगा ही नहीं, फिर तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। बस वही चीज है। तो इयोबायोंट बना है प्रोटोबायोंट से इसके अंदर, और इसके अंदर अगर मैं देखूं एक चीज का अंतर आ गया, सर ये रेप्लिकेशन कर सकता है, ये रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। अब एक चीज, इसके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल मिल रहा है वो कौन, एक लास्ट सवाल, इसको साबित भी करके जाएंगे, बस यूं मिनट में साबित हो जाएगा, 1 मिनट में साबित हो जाएगा भाई, बात समझा करो। अब सीधा सीधा कहते थे कि सर ये रहा हमारा इयोबायोंट, और एकदम हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए। बड़ी तेजी में बोलिए, प्रूफ करो। रेट्रोवायरस के जैसा है इसीलिए बोल दिया आरएनए। नहीं बाबा, उससे कोई लेना देना नहीं है, रेट्रोवायरस के जैसा है इसलिए आरएनए, ठीक है। इस बात को साबित किया। अच्छा ये बताओ, क्या इयोबायोंट कोशिका है? नहीं, कोशिका कहने के लिए इयोबायोंट के बाहर सर एक झिल्ली होनी चाहिए ना, एक आवरण होना चाहिए ना। ऐसा मैंने कुछ बोला क्या कि इयोबायोंट के बाहर कुछ आवरण है? बोला क्या? मैंने किसी केंद्रक को बताया, कोशिका द्रव्य की बात की? नहीं ना। सर ये कोशिका कहाँ है? कोशिका तो है ही नहीं, ठीक है, ये कोशिका नहीं है, ठीक है। अब कोशिका नहीं है लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या मिल रहा है? आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है, और ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो अपने आप का क्या कर रहा है? रेप्लिकेशन कर रहा है। ध्यान देना, एक चुटकी में समझ में आ जाएगा। क्या बोला फिर से? सर ये कोशिका नहीं है, ठीक है, बस एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए की आरएनए? सीधा सीधा लिख दिया, कौन है? आरएनए। क्यों लिखा? मिल जाएगा तुरंत जवाब। अब यहाँ डीएनए है कि आरएनए अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये रेप्लिकेशन कर रहा है। अब इस बात को साबित कर दिया आपके वैज्ञानिक ने, जिनका नाम है हरगोविंद खुराना। देखिए क्या किया इन्होंने, हरगोविंद खुराना ने, बस खाली यही एक लाइन का है। हरगोविंद खुराना पता है लैब में गए, और लैब में ना, अच्छा ये बताओ न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन? न्यूक्लियोटाइड। तो ये हरगोविंद खुराना जो है, सबसे पहले लैब में जाकर के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बनाने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आरएनए का भी न्यूक्लियोटाइड बनाने का कोशिश किया इन्होंने। सुनना, लैब में जाकर के, लैब में कहने का मतलब प्रयोगशाला में, कोशिका में नहीं, कोशिका से बाहर। यही तो सबसे बड़ी मेन पॉइंट है कि कोशिका के अंदर नहीं, ये सब कुछ लैब में काम चल रहा है, वो भी कहां पे? कोशिका के बाहर। यानी कि आउट ऑफ द सेल इन्होंने डीएनए बनाने की कोशिश की और आरएनए बनाने की कोशिश की। डीएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड बनाने की कोशिश करते रहे, एक भी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना डीएनए का, ठीक है। और जब ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बना रहे थे, जब आरएनए का धागा बनाने की कोशिश कर रहे थे, टोटल 77 को न्यूक्लियोटाइड बनाए थे। समझे? 77 को न्यूक्लियोटाइड बना के छोड़े थे हरगोविंद खुराना। अब यहां से एक चीज क्या प्रूफ हुआ कि सर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बिना कोशिका के कभी बनेगा ही नहीं। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो कहां बनेगा? कोशिका के अंदर बनेगा, और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बाहर। अब बताओ इयोबायोंट कोशिका है कि ना है? कोशिका नहीं ना है। और उसके बाद इसके अंदर अगर रेप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर डीएनए होगा कि आरएनए होगा? साबित हुआ? घर जाओ।